गरीब की बोनी बहू के जादुई हाथ। मानवी दुल्हन के जोड़े में डबडबाई आंखों के साथ शादी के मंडप में हाथों में हार लिए खड़ी है और आसपास के लोग उसकी कम हाइट पर हंस रहे हैं। माँ, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, ये शादी रोक दो। इस बोनी के कारण लोग भी राजू भैया पर हंस रहे हैं। देखो तो जरा, इस बोनी की तो इतनी भी हाइट नहीं है कि भैया के गले में माला डाल सके। अपनी होने वाली ननंद चांदनी की ये बात सुनकर मानवी अपने आंसू को रोक नहीं पाती और बारातियों से भरे मंडप में रो पड़ती है। तभी अचानक राजू मानवी के सामने घुटनों पर बैठकर अपना सर झुका देता है। मानवी राजू को हार पहना देती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। अपनी बोनी बेटी को विदा करते हुए उसके पिता गिरधर हाथ जोड़कर उसकी गरीब सास गायत्री से कहते हैं, गायत्री जी, आपने मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर इस बाप पर जो उपकार किया है, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। मानवी बेटी, आज से तेरे ससुराल का घर आंगन ही तेरा अपना घर आंगन होगा और उनके सुख दुख तेरे सुख दुख होंगे। आज तक तू इस घर की लक्ष्मी थी, मगर अब तू अपने ससुराल की लक्ष्मी बनने जा रही है। अपने पिता से आशीर्वाद लेकर मानवी अपनी ससुराल आ जाती है, जहां गायत्री अपनी बोनी बहू का गृह प्रवेश करती है। तभी चांदनी चिढ़कर कहती है, माँ, आप मेरी इस गिट्टी भाभी का गृह प्रवेश तो ऐसे कर रही हो जैसे ये अपने मायके से दहेज भर कर लाई हो। इस बोनी से लंबा तो बैंगन का पेड़ होता है। हाँ, एक तो ये इतनी बोनी है, ऊपर से इसका रंग भी कोयले की काली भट्टी के जैसा है। बस करो चांदनी, एक लड़की होकर एक लड़की की बेइज्जती करते तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये मत भूलो, मानवी जैसी भी है अब तुम्हारी भाभी है और इस घर की बहू है। राजू, बहू को कमरे में ले जा। फिर बोनी बहू अपने पति राजू के साथ कमरे में आ जाती है। कमरे की हालत बहुत टूटी फूटी थी और जमीन पर एक फटी चिटी चटाई बिछी हुई होती है। तभी राजू हिचकते हुए कहता है, मानवी, तुम तो जानती हो, रोजी रोटी कमाने के लिए मैं रिक्शा चलाता हूँ, मगर दिन भर सड़कों पर कड़ी धूप में रिक्शा चलाकर भी बमुश्किल 100-200 रुपए कमा पाता हूँ। उसे घर का दाना पानी ही चल पाता है। इसलिए आज भी मेरा घर मिट्टी का है, जिसकी छत न जाने कब ढह जाए। मैं यहीं सोता हूँ, इसी चटाई पर। अजी, आपने मुझ जैसी बोनी को अपनी पत्नी बनाया, जिसे आज तक मेरी कम हाइट होने के कारण हर कोई ठुकरा कर चला जाता था, मगर आपने मुझे अपनाया। मुझे बस आपका प्यार चाहिए, मैं रूखा सूखा खाकर भी रह लूंगी। ये कहकर मानवी जैसे ही अपने हाथों से चटाई को छूती है कि अचानक से वो फटी हुई चटाई एक सुंदर से बेड में बदल जाता है, जो कि फूलों से सजा हुआ होता है। ये कैसा जादू है? तुम्हारे छूते ही मुझ गरीब की चटाई गद्देदार बिस्तर में बदल गई। अजी, हो सकता है ये ऊपर वाले का आशीर्वाद हो। ऐसा कहते हुए उस बोनी बहू की बातों में एक अजीब सी कश्मकश थी, जैसे वो अपने गरीब ससुराल वालों से कुछ छुपा रही थी। अगली सुबह मानवी नहा धोकर रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कि पहली रसोई में क्या बनना है। आप इतनी परेशान क्यों हैं माँ जी? परेशान नहीं हो तो और क्या करूं बहू, घर में नई नई बहू आई है और अन्न का एक दाना भी नहीं है। राशन के सारे डिब्बे खाली हैं। ये कहकर बोनी बहू की सास अपनी गरीबी पर रोने लगती है। तभी बोनी बहू राशन के खाली डिब्बों पर अपने हाथ रखकर मन में कहती है, मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी ये सारे खाली डिब्बे राशन से भर जाएं। बोनी बहू के ऐसा बोलते ही उसके हाथों में एक सोने जैसी रोशनी निकलती है और सभी डिब्बे आटा, चावल, दाल, मसालों से भर जाते हैं। ये देखकर चांदनी बड़ी बड़ी आंखें किए कहती है, ये देखो माँ, जैसे ही बोनी भाभी ने अपने हाथों से ये डिब्बे छुए, ये सारे के सारे राशन से भर गए। अरे वाह मेरी बोनी भाभी, तुम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली। बहू, आखिर तूने ये कैसे किया? बोलो मानवी, कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो। मैं और माँ जानना चाहते हैं कि आखिर तुम ये सब कैसे कर रही हो। क्या तुम जादूगरनी हो? नहीं जी, मैं जादूगरनी नहीं, बल्कि आप लोगों की तरह आम इंसान हूँ। बस मेरे हाथ जादुई हाथ हैं। आखिर उस बोनी बहू के पास जादुई हाथ कहाँ से आए? समधन जी, तारीफ तो बहुत सुन ली, अब जल्दी से मेरी होने वाली बहू को बुलाइए, हम भी उसे देखें। जी कामिनी जी, मैं अभी मानवी को लेकर आती हूँ। जैसे ही ममता मानवी को लेने कमरे में आती है,
तो मानवी की आंखों में आंसू भरे होते हैं। उसे बार बार एक ही डर खाए जा रहा था। मानवी, चल बेटी, कामिनी जी तुझे बुला रही हैं। माँ, आप और पिताजी मान क्यों नहीं लेते? कोई भी लड़का आपकी बोनी बेटी से शादी नहीं करना चाहेगा। हर बार की तरह ये लोग भी मुझे मेरे कम हाइट होने की वजह से ठुकरा कर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा मेरी बच्ची। मेरा दिल कहता है कि इस बार तेरी शादी पक्की हो जाएगी। जैसे तैसे समझा बुझाकर ममता मानवी को बाहर लाती है, मगर कामिनी मानवी की कम हाइट देखकर हैरानी से कहती है, बहन जी, ये जली हुई पापड़ को कहाँ से पकड़ लाए? कामिनी जी, यही तो है हमारी बेटी। हैं? ये बोनी आपकी बेटी है? खोदा पहाड़ निकली जोया। माफ कीजिए गिरधर, ये रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं नहीं कामिनी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बच्ची को इस तरह से ठुकरा कर मत जाइए। गिरधर अपनी बेटी के लिए कामिनी के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर वो नहीं रुकती। बार बार रिश्ते वालों के ठुकराए जाने के कारण मानवी जिंदगी से हार कर डूबने के लिए एक जंगल में जाती है और एक गहरी नदी में छलांग लगा देती है। तभी अचानक एक देवी पानी के अंदर से निकलती है और लहरों के साथ उसे किनारे पर कर देती है। आप कौन हो और क्यों बचाया आपने मुझे? मैं जीना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ मानवी। क्या आप मेरा एक काम कर देंगी? आप तो देवी है ना? क्या उस भगवान के पास मेरा एक निवेदन पहुंचा देंगी कि आखिर उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या आप मुझे आम लड़की की तरह हाइट दे सकती हैं? मानवी, मैं तुम्हें लंबी हाइट तो नहीं दे सकती, मगर मैं तुम्हें जादुई हाथ देती हूँ। तुम जिस भी चीज़ को छूकर उसे जैसा होने को कहोगी वो हो जाएगा, और जिस पल तुम्हें तुम्हारा सही जीवन साथी मिलेगा तो उसके मिलने के बाद तुम्हारे हाथ जादुई हाथ हो जाएंगे। देवी के दिए वरदानों के साथ मानवी घर आ जाती है और कुछ ही दिन के बाद मानवी के लिए गायत्री के गरीब बेटे राजू का रिश्ता आता है और वो शादी करके बहू बनकर ससुराल आती है। और उस देवी के दिए वरदानों का असर मेरे हाथों में शादी की पहली रात ही शुरू हो गया था, जब मेरे हाथ जादुई हो गए थे। इसीलिए जैसे ही तुमने अपने जादुई हाथों से उस चटाई को छुआ था तो वो फूलों के बिस्तर में बदल गया। मानवी बहू, सुना था कि बहू ससुराल के घर आंगन के लिए लक्ष्मी होती है, मगर मेरी बहू जादुई हाथों वाली है। जादुई हाथ मिलने के बाद अपने ससुराल में बोनी बहू की जिंदगी खुशियों भरी बीतने लगती है। तभी एक दिन जब मानवी अपनी सास के साथ बाजार जा रही होती है, तभी वो रास्ते के बीच एक टूटी फूटी खटिया पर एक बीमार पड़े आदमी को देखती है, जिसका शरीर घाव से भरा हुआ होता है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इंसान कितना बदल गया है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। हमें उस बीमार की मदद करनी होगी, मगर बहू, उसे कोढ़ का रोग है और कोढ़ का रोग छूने से फैलता है। माँ जी, एक बार उस कोढ़ी का चेहरा देखिए, उसका दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा है और उसकी काया भी रो रही है। जिंदगी में भगवान जिन्हें समाज से अलग बनाता, उन पर क्या बीतती है ये मुझसे अच्छा कौन समझेगा। ये बोलकर बोनी बहू उस कोढ़ी के पास आती है और अपनी जादुई हाथ उसके घाव पर रखकर कहती है, मैं चाहती हूँ इस कोढ़ी का हर घाव भर जाए और इसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। ऐसा बोलते ही उस बोनी बहू के हाथों से एक जादू भरी एक रोशनी उसके घाव पर पड़ती है और वो ठीक हो जाता है, जिसके बाद ढेर सारे सोने के सिक्के और पैसे बोनी बहू के हाथों से निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने एक कोढ़ी को नई जिंदगी दी है। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी की कमी दूर हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे बड़ा ऊपर वाला है। उसके ऐसे कहते ही बोनी बहू की हाइट एक हाथ बढ़ जाती है। उस दिन के बाद से जब भी बोनी बहू अपने जादुई हाथों को जरूरतमंद की मदद के लिए बढ़ाती है तो उसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके बाद वो आम इंसानों की तरह ही साधारण हाइट की हो जाती है और खुशी से रहने लगती है। आज बोनी बहू को उसके उस सवालों का जवाब मिल चुका था, जिसके लिए वो कम हाइट की होने और लोगों के बार बार ठुकराए जाने के लिए भगवान से पूछती थी। माँ, ये लो मेरी सैलरी आ गई। ये क्या वैभव, ये तो बस आधे ही पैसे हैं।
माँ, मैंने पिछले महीने बाबूजी की दवाई के लिए एडवांस लिया था, तो मेरी सैलरी में से वो एडवांस काट लिया। तेरी कमाई वैसे ही इतनी कम है, ऊपर से अगर उसमें से भी आधे ही पैसे मिलेंगे तो घर का गुजारा कैसे होगा। तेरी बहन की भी शादी करनी है, तेरी भी शादी करनी है, तेरे बाबूजी की दवाइयों का खर्च और घर का खर्च, ये सब कैसे होगा। माँ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर ऋतु की धूमधाम से शादी करेंगे। वैभव का परिवार बहुत गरीब होता है। वो लोग एक छोटे से मकान में रहते हैं। वैभव के पिता अमर माचिस की तिल्ली बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। बहन ऋतु लोगों के कपड़े सिलती थी और माँ मानसी घर के सारे काम करती थी। वैभव एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। वैभव जिस दुकान में सेल्समैन का काम करता था, उसी दुकान में एक ऋतु नाम की लड़की अक्सर कपड़े लेने के लिए आया करती थी। ऋतु देखने में काफी सुंदर होती है। वैभव को ऋतु से पहली ही नजर में प्यार हो गया था, लेकिन ऋतु एक बहुत बड़े परिवार की इकलौती बेटी होती है, जिसके चलते वैभव उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाता। वैभव, वो देख आ गई तेरी ऋतु। जा, आज तो जाकर उससे बात कर। कब से देख रहा हूँ, सिर्फ उसे देखता रहता है, कुछ नहीं कहता है। कब तक ऐसे चलेगा? अगर तूने और देर करी तो एक दिन ऋतु को कोई और ले जाएगा। आनंद, तू ही बता मैं क्या करूं? तू तो मेरे घर के हालात जानता है ना, मैं कितना गरीब घर से हूं। और ऋतु को देख, इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है। अगर मैं ऋतु को हिम्मत करके प्रपोज कर भी दूं तो भी ऋतु मेरे प्रपोजल को क्यों ही एक्सेप्ट करेगी? तो इसलिए मैं उसे दूर से ही देखकर ही खुश हूं। आनंद और वैभव को ये नहीं पता होता कि ऋतु चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही है। आनंद और वैभव की बातें सुनकर ऋतु बहुत खुश होती है, क्योंकि कहीं न कहीं ऋतु भी वैभव को पसंद कर रही थी। जिसके बाद ऋतु वहां से चली जाती है। कुछ ही दिनों में ऋतु वापस कपड़े खरीदने के लिए उसी दुकान पर आती है और इस बार ऋतु खुद वैभव से बात करती है। सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मेरी अमीरी की वजह से तुमने मुझसे कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। क्या यही तुम्हारा सच्चा प्यार है? सच्चा प्यार कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो तुम्हें सारी खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो, इसलिए मैंने तुमसे अपना प्यार छुपाया। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। ऋतु की बात सुन वैभव बहुत खुश हो जाता है और ऋतु को गले से लगा लेता है। जिसके बाद वैभव और ऋतु अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। वैभव की जिंदगी में अभी खुशियां आई थी कि अचानक वैभव के पिता अमर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पिता अमर की तबीयत के चलते उसे ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑपरेशन में लगने वाले पैसों के लिए वैभव अपना घर गिरवी रख देता है। वैभव के पिता तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन पैसे समय पर न चुकाने की वजह से वैभव और उसके परिवार को बेघर होना पड़ता है। तुम सब लोग मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम सब लोगों के सिर पर से छत चली गई। भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मर जाता तो मेरे इलाज के पैसों के लिए घर गिरवी न रखना पड़ता और न ही आज हम सब लोग बेघर होते। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसे मत कहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, बाबूजी, भैया, हम लोग कहाँ रहेंगे? हमें रहने के लिए कोई ना कोई जगह की जरूरत है और फिलहाल हमारे पास कोई भी जगह नहीं है। हम सब लोग कहाँ रहेंगे? सारा परिवार इस बात से परेशान होता ही है कि तभी वैभव को एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी माचिस बेच रहा होता है। माचिस को देखकर वैभव के मन में अचानक एक ख्याल आता है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग माचिस की तीलियों का घर बनाएं? माचिस हमें बहुत सस्ती पड़ेगी और इसमें हमारा कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। वैभव बेटे, तेरी तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हम लोग माचिस का घर बना पाएंगे? हाँ पिताजी, क्यों नहीं? अगर हम सब लोग मिलकर मेहनत करें तो हम जरूर माचिस की तीलियों का घर बनाएंगे। ठीक है बेटा, मैं अभी अपनी फैक्ट्री जाता हूँ और वहाँ से माचिस लेकर आता हूँ। अमर अपनी फैक्ट्री के लिए निकल जाता है और बहुत सारे माचिस लेकर आता है, जिसके बाद 2 दिन तक सारा परिवार मेहनत करके माचिस की तिल्लियों का घर बनाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन, अब बहुत हो गया, अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, वरना मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और कर देंगे। लेकिन क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? क्यों नहीं वैभव, मैंने कहा था ना, मुझे सिर्फ तुम्हारे प्यार की जरूरत है और किसी चीज की नहीं।
ऋतु की बात सुनकर वैभव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वैभव और ऋतु कुछ ही महीनों के अंदर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ऋतु जब अपने ससुराल आती है तो अपने ससुराल को देखकर ऋतु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसा घर है? ये घर तो पूरा का पूरा माचिस की तिलियों से बना हुआ है। हाँ ऋतु, बाबूजी के इलाज के लिए मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा और पैसे समय पर न चुकाने की वजह से जमींदार ने हमें घर से निकाल दिया। हम लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इस माचिस की तिल्ली से ही अपने लिए घर बना दिया। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मुझे क्या परेशानी होगी? मेरा ससुराल सच में बहुत सुंदर है। इतना कहकर ऋतु अपने माचिस की तिल्लियों के ससुराल के अंदर गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद ऋतु सारी रस्मों को पूरा करती है। शादी के बाद ऋतु अपनी माचिस की तिल्ली के ससुराल में खुशी खुशी रहती है और अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन अमृता के रिश्ते वाले उनके घर आते हैं। देखिए बहन जी, हमें आपकी लड़की तो पसंद है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम जितना दहेज मांगेंगे उतना दहेज आप दे सकते हैं। आप खुद ही देखिए, आपके पास तो रहने को एक मकान भी नहीं है, इसीलिए तिल्ली से बने हुए घर में आप सब लोग रह रहे हैं। हमारे भी कुछ शान शौकत है, इसलिए हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, घर के सारे कामकाज जानती है, शादी के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों को खूब निभाएगी। आपसे कहा ना कि हम आपकी लड़की से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते, तो आप क्यों हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? चलो माँ यहाँ से। रिश्ते वालों को ऐसे जाता देख अमृता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। ये सब देखकर ऋतु को बहुत बुरा लगता है। ऋतु जानती थी कि उसके ससुराल की हालात कैसे हैं, इसीलिए वो ठान लेती है कि अब वो उन सभी परेशानियों को दूर करके रहेगी। ऋतु फौरन अपने स्मार्टफोन से अपनी तिल्ली के ससुराल की कुछ फोटोज लेती है और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिसके बाद जो भी तिल्ली से बने हुए उस घर को देखता है तो वो घर उसे बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे लोगों को उस घर के लिए लाइक्स आने लगते हैं और कमेंट्स बढ़ते जा रहे थे और अब बहुत से लोग उस तिल्ली से बने हुए घर को देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक दिन। मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं एंटीक चीजों को कलेक्ट करने का शौक रखता हूँ। मुझे आपका ये माचिस की तीलियों का बना हुआ घर काफी पसंद आया। अगर आप मुझे अपना ये घर दे दें तो इस घर के बदले मैं आपको काफी अच्छे पैसे दे सकता हूँ, जिससे आप बड़े और आलीशान घर में आराम से रह सकते हैं। हर्षवर्धन की बात सुनकर सारा परिवार खुश हो जाता है और तिल्ली से बने हुए घर को हर्षवर्धन को दे देता है, जिससे उन्हें काफी अच्छी रकम मिल पाती है। उस रकम से वो अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदते हैं और बचे हुए पैसों से एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसके कुछ महीनों बाद सारा परिवार मिलकर धूमधाम से अमृता की शादी करता है। आज ऋतु की ही सूझबूझ से सारे परिवार की परेशानी दूर हो पाई थी, जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी खुशी रहता है।